अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना त्रासदी ने किस तरह से लाखों लोगों की जिंदगी में अंधेरा ला दिया है, उनकी जिंदगी को भारी मुश्किलों और मुसीबतों से भरा हुआ बना दिया है। हमारे 55 संवाददाता अब तक इस पैंडेमिक में शहरों के बाद 1714 गांवों तक पहुंच चुके हैं, यानी 1700 से ज्यादा गांवों का भ्रमण और दौरा हमारे 55 संवाददाता अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के कर चुके हैं। बहनों भाइयों, हालात बहुत भयावह हैं। हमारी और आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी और व्यापक भयावह त्रासदी है, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान खोई है। असंख्य लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों का कोई सही आंकड़ा जिला प्रशासन, मीडिया या राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सरकारी आंकड़े असत्य का पुलिंदा हैं, क्योंकि गांव में इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं बहनों भाइयों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे संवाददाता 55 रिपोर्टर जिन 1714 गांवों तक अब तक पहुंचे हैं, 90% से अधिक में स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम ही नहीं पहुंची। टेस्ट और दवा की बात तो बहुत दूर की है, यहां कोई टीम तक नहीं पहुंची जो गांव के लोगों को पैरासीटामोल जैसी सामान्य दवा भी उपलब्ध करा पाती। तो आप कल्पना करिए कि हालात कितने भयानक है। गांव गांव बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम है, सीने में जकड़न है, सांस फूल रही है। लोग रात में सोते हैं और सुबह मरे हुए मिलते हैं। उन बेचारों को यह पता भी नहीं है कि उन्हें कोरोना हुआ है। गांव में आई त्रासदी ने हाहाकार मचा दिया है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अर्बन उत्तर प्रदेश और रूरल उत्तर प्रदेश के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। एक बहुत बड़ी दीवार है जिसने उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट रखा है, शहर का उत्तर प्रदेश और गांव का उत्तर प्रदेश। गांव के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं, उनका कोई जीवन नहीं है। शहर में तो फिर भी लोग चीख कर SOS कॉल करके ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए देश दुनिया से जुड़े थे और सरकारें मजबूर हो रही थी कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन हमारे गांव के भाई बहनों के लिए एक भी सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं है। जहां पैरासीटामोल जैसी दवा न उपलब्ध हो, वहां आप अंदाजा लगाइए कि आपको लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस या ICU या वेंटिलेटर जैसी चीजें कहां गांव में नसीब है। गांव क्या, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में नसीब नहीं है। मौतों का तांडव देखना हो तो गंगा का किनारा, यमुना का किनारा, सरयू का किनारा देख लीजिए। विभत्सतम हालात मिलेंगे। आज जब बारिश हुई है तो प्रयागराज के जिस 10 किलोमीटर एरिया में लाशें बिखरी और बिछी पड़ी थी, उनमें से बालू हट गई है और लाशें बाहर दिख रही हैं। सड़ांध फैली हुई है। इंसानी जिस्मों की भयानक दुर्दशा का दौर जारी है। कुत्ते नोच नोच कर लोगों के, इंसानों की लाशों को खा रहे हैं। हालात और भयावह हो गए हैं क्योंकि बारिश में बालू हटी, लाशें ऊपर आ गई हैं। हम उन दृश्यों को टेलीविजन पर दिखा नहीं सकते हैं। आत्मा कांप उठती है जब वो दृश्य दिखाते हैं। कुत्ते भूखे भेड़ियों की तरह हमारे आपके प्रियजनों की लाशों को नोच रहे हैं, खा रहे हैं। और हमारी सरकार अब तक इनके सामूहिक दाह संस्कार का कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं कर पाई है। यह किसी भी राज्य के लिए, शासन तंत्र के लिए बेहद शर्मनाक बात है। हैरान करती है यह बात कि हमारे हुक्मरानों का दिल कितना पत्थर का है कि शमशान घाट शवों से भरे पड़े हैं, लेकिन इनके अंतिम संस्कार की कोई योजना नहीं बनी है। जिंदा थे तो दवा नहीं दी, जिंदा थे टेस्ट नहीं किया, बीमार थे इलाज नहीं मिला, और मर गए तो कीड़े मकोड़ों की तरह दफन कर दिए गए। प्रेस नोट और बयानों में यह सरकार कहती रही कि सबका सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन बहनों भाइयों, ये सिर्फ बयान में अंतिम संस्कार हो रहा है। जमीनी धरातल बिल्कुल अलग है। लूट भ्रष्टाचार का माहौल है, अराजकता का माहौल है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि शासन तंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। सिर्फ बयानों के जरिए कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आज सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि कोरोना अब सिर्फ 6000 केसेस एक दिन में मिल रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसी ब्लॉक, किसी तहसील में केवल 15,000 सैंपल भेज दीजिए टेस्ट करने के लिए किट्स। इससे ज्यादा
पॉजिटिव केसेस आपको निकलकर सामने आएंगे। एक ब्लॉक और एक तहसील की मैं बात कर रहा हूं, प्रदेश की बात तो दूर की है। और यह बात मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, चुनौती के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं। जिला आप चुन लीजिए, तहसील आप चुन लीजिए और भेज दीजिए 15,000 20,000 किट, और फिर देखिए सही तरीके से उनकी जांच करा दीजिए कोरोना की, आधी से अधिक आबादी आपको वहां पर कोरोना संक्रमित मिलेगी। गांव गांव बुखार फैला हुआ है, हर अखबार में रिपोर्ट है, हर चैनल पर रिपोर्ट है, हर सोशल मीडिया पर रिपोर्ट है। लेकिन सरकार के आंकड़ों में कोरोना खत्म हो गया है। सरकार के आंकड़ों में बहनों भाइयों भले खत्म हो जाए, लेकिन आपको सावधान रहना है, मौत से बचना है आपको। कोरोना का मतलब मौत होता है, और गांव में तो अगर आपको इसने पकड़ लिया तो बचना आपके लिए बेहद कठिन है। इसलिए बचने की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार के लिए। अब आप एक आंकड़ा भी नहीं है, मर जाओगे, गिने भी नहीं जाओगे। कोरोना काल में दुख दर्द की, तकलीफ की लाखों कहानियां हैं। लोगों ने महिलाओं ने अपने पति खोए, बच्चे अनाथ हुए, माता पिता ने अपने बच्चे खोए, भाई खोए, दोस्त रिश्तेदारों की मौत हुई, घर में कमाऊ सदस्यों की मौत हुई। आज उन परिवारों का जीवन बहनों भाइयों बिखर चुका है, वो बर्बाद और तबाह हो गए हैं। बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। गांव के लोगों को तो अपनी बात कहने का तरीका भी नहीं मालूम। उस शहर के लोगों की तरह स्मार्ट नहीं है कि लच्छेदार जुमलों और भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात कहें। वो बस सवाल पूछने पर रोने लगते हैं। बच्चे फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि अब उनका जीवन आगे कैसे चलेगा। उनके पिता की मृत्यु हो गई, घर के कमाऊ सदस्य चला गया, तो अब आगे का जीवन, लालन पालन और शिक्षा कैसे होगी, इसका अभूतपूर्व संकट उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हो गया है। अचानक से लोगों की जिंदगी बदल गई है। उनके घर रोजी रोटी कैसे चलेगी जिनके घर का कमाऊ सदस्य चला गया। क्या सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए तत्काल कोई योजना है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बयान है सरकार के पास। कोई ठोस कार्यनीति, कोई योजना नहीं है जहां वो अपने नागरिकों को सांत्वना के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कह सके कि परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बल्कि सरकार उनके जख्मों पर तेजाब और नमक बूक रही है। जो लोग कोरोना से मारे गए, क्या उनको हक नहीं है कि उनका जीवन सम्मान से चले, उनके परिवार का, और उनके परिवारों को सरकार अडॉप्ट करे और उनको मुआवजा दे, उनके बच्चों की ग्रेजुएशन तक, स्नातक तक शिक्षा फ्री की जाए। आप सिर्फ 5 किलो गेहूं देकर किसी को मोहताज नहीं कर सकते हैं। एक अदद परिवार की तमाम जरूरतें होती हैं, उनको अब कौन पूरा करेगा? जिनके घर के कमाऊ सदस्य चले गए, उनका जीवन आगे कैसे चलेगा? मैं जानना चाहता हूं और सरकार को जवाब देना चाहिए। यह डेमोक्रेसी है, लोगों को जानने का हक है। आपको चुना इसलिए गया है कि आप सही नीति बनाएं और गांव में बैठे अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाएं। आपने नहीं पहुंचाया। कोरोना हुआ, वो मरते रहे, आप इग्नोर करते रहे। अब वो मर गए हैं, उनके परिवार मर रहे हैं, आप फिर उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। और मैं अपने गांव के ग्रामीण भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, कहां हैं आपके विधायक, कहां है आपके सांसद और कहां है आपका मंत्री? उनको टैग करिए, उनको सोशल मीडिया पर पूछिए, उनको फोन करिए और उनसे पूछिए कि जब हम मर रहे थे तो तुम कहां थे? ये विधायक, सांसद और मंत्री जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सरकारों तक आपकी तकलीफ पहुंचाए, ये अपने घरों में छिपे बैठे रहे। यह आपका फर्ज है कि अपने सांसद विधायक पर जिम्मेदारी निर्धारित करिए। उनसे पूछिए कि जब हमारा बेटा मर रहा था, हमारे पिता मर रहे थे, मेरी पत्नी मर रही थी, दोस्त रिश्तेदार मर रहे थे, तुम कहां छिपे हुए थे? क्यों नहीं सरकार से मदद दिलाई? अधिकारी तो आज एक जिले में तैनात हैं, कल दूसरे में चले जाएंगे। विधायक और जनता को दूसरे क्षेत्र में रहना है ना। इन्होंने आपके विश्वास के साथ घात क्यों किया? इन्होंने आपके साथ धोखा क्यों किया? जनप्रतिनिधियों ने आपसे वोट लेकर आपको मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपके मन में यह सवाल जरूर होना चाहिए। और जहां भी मिले आपके विधायक, सांसद और मंत्री, उनसे सवाल आपको जरूर करना होगा। आए जब वोट मांगने तो उन दरवाजे पर पर्ची चपका के रखना जो घर के लोग मरे हैं आपके, और उनसे सवाल पूछना। ऐसी मानव त्रासदी भारत के इतिहास में देखी नहीं गई, और इस कदर कुप्रबंधन भी भारत के इतिहास में देखा नहीं गया। लोगों को मरने के लिए मौत के घाट छोड़ दिया गया। ऐसी ऐसी त्रासदी, दुख भरी कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाकर आपको डिप्रेस नहीं करना चाहता, अवसाद में नहीं डालना चाहता, लेकिन लोगों ने अपना जीवन खो दिया है। बच्चों का जीवन अंधकार में है,
बुजुर्ग माँ बाप ने किस तरह से अपने बेटे और बहू की लाश को अंतिम संस्कार आग दी है, उनकी आत्मा को, पीड़ा को महसूस करिए। ये अनर्थ हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में हमारे भाई बहन मारे गए हैं। सरकार वो आंकड़ों को अगर सार्वजनिक कर देगी जिस दिन, सदियों तक आप ये आंकड़ा भुला नहीं पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि सभी ग्राम प्रधान, नगर पंचायत, नगर पालिका, शमशान के रजिस्टर, नगर आयुक्तों से अगर हलफनामा हाईकोर्ट मांग ले कितने लोग मरे, बहनों भाइयों आपको हफ्तों नींद नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में लोगों की यह दुर्दशा अकल्पनीय है। 3 टीचर मारे गए, उत्तर प्रदेश की सरकार बता रही है। दुनिया जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, हर एक जनपद जानता है कि ये 2000 से ज़्यादा मौतें शिक्षक, कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्रों की और चुनाव कार्य में लगे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की हुई है। लेकिन उनकी मौत को शहादत नहीं माना जा रहा है। परिवार रो रहे हैं। किसी के 4 बेटी है, किसी के 3 बेटियां हैं, एक छोटा बच्चा है। टीचर मतलब घर का कमाऊ सदस्य, वो मर गया। अब जीवन कैसे चलेगा? क्या आपका कलेजा इतना पत्थर का हो गया है कि आपको ये जिंदा तड़पते लोग और शमशान में दफन ये लाशें दिखती नहीं है? इनको आपको जगाने और आपको दिखाने के लिए और क्या किया जाए? इसीलिए मैं बहनों भाइयों कहता हूं कि आप अपने विधायक, सांसद और मंत्री से पूछो, और आज ही पूछो, पूछना शुरू करो। उनको फेसबुक पर टैग करो, उनको व्हाट्सएप पर पूछो, उनको ट्विटर पर पूछो, उनको फोन करके पूछो कि जब मर रहे थे हमारे लोग, विधायक जी तुम कहां थे? जब मर रहे थे हमारे भाई बहन, सांसद जी तुम कहां थे? और जब मर रहे थे हमारी गांव की जनता, मंत्री जी तुम कहां थे? क्या चुनाव में नागरिकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए होना चाहिए? और मैं दावे से कह रहा हूं, अगर मेरी सच्चाई हो तो मेरी बात को झुठलाया जाए। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के पास गांव-गांव, मोहल्ले तक का पॉलिटिकल नेटवर्क है। किसी ने पन्ना प्रमुख बनाया है, किसी ने साइकिल प्रमुख बनाया है, किसी ने हाथी प्रमुख बनाया, किसी ने पंजा प्रमुख बना रखे हैं। ये नेटवर्क किस दिन काम आना था? क्या आप सिर्फ राजनीतिक मशीन है, इलेक्शन की मशीन है कि आप जनता के पास तब जाएंगे जब आपको वोट की दरकार होगी? उसके बाद जनता जिए या मरे या भाड़ में जाए, आपसे कोई वास्ता नहीं। क्या इस राजनीतिक नेटवर्क का इस्तेमाल जो गांव-गांव, बूथ आपने एक बूथ 25 यूथ, हमारा बूथ सबसे मजबूत, कहां नष्ट हो गए ये सब? कहां चला गया ये सब? क्या हम इसको समाज और जनता के हित में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? बहनों भाइयों, इन राजनीतिक दलों के लिए आप सिर्फ एक वोट है। अगर अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी तो आने वाली तुम्हारी नस्लों की भी हालत इससे बुरी होगी। यह सही वक्त है कि अब जाग जाओ, आंखें खोलो और देखो कि सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, सभी राजनीतिक दल तुम्हारा किस प्रकार से शोषण करते हैं और तुम्हारे मरने पर पलटकर देखने वाले भी नहीं है। यह कड़वी सच्चाई है। कोई चैनल, कोई एंकर, कोई पत्रकार यह कहना नहीं चाहता, पर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं खुद गांव का हूं और मैं तुम्हारे बीच का हूं। मैं तुम्हारे बीच पला बढ़ा हूं। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, जानता हूं, एहसास करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर अब नहीं जगोगे और अब अपने सांसद, विधायक, मंत्री से सवाल नहीं पूछोगे तो यकीन मानो कि तुम तो भुगत ही रहे हो। तुम अपनी ये भुगतने की परंपरा और विरासत अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को भी देकर जाओगे। जो तुमने भोगा है उससे बुरा भोगने के लिए तुम अपने बच्चों के सामने अपना भविष्य दे रहे हो। ऐसी बेबसी और लाचारी मैंने देखी नहीं कि लोग अपने प्रियजनों की लाश नदी किनारे छोड़कर चले जाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों के पास इलाज तक को पैसे नहीं बचे, घर, खेत, जेवर बिक गए। 20-20 हजार रुपया वसूला जा रहा था शमशान में लाश जलाने के लिए। कौन गरीब 20 हजार देने की स्थिति में गांव में है? कितने लोग हैं? लोग मजबूरन अपने लोगों के शवों को गंगा नदी किनारे, यमुना किनारे, सरयू किनारे, तमाम नदियों के किनारे गाड़ कर जाने को मजबूर हुए। इससे बड़ी विपदा मानव समाज पर कभी आ सकती है क्या? मुझे लगता है नहीं आ सकती है। और यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। जिंदा को इलाज नहीं और मरने वालों को अंतिम संस्कार नहीं, यही तो विफलता है। और विफलता किसको कहते हैं? आप कुछ बयान सुने बहनों भाइयों, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सर गोसाई रामबाग लेके गए, वो देखे नहीं। उसके बाद में गोसाईगंज कहनी तो जांच करा लाओ। जांच करा, दवा नहीं दी, दोबारा जांच मिली तो दवा नहीं करी। ऑक्सीजन नापा तो वहाँ
कम थी तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, कहा कि यहाँ की बस की बात नहीं है, यहाँ बेड नहीं खाली हैं, ऑक्सीजन कमी है, इसलिए यहाँ भर्ती नहीं करेंगे, कहीं और हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम लोग घर लेकर आए। तो अब पापा को लेटा दिया और जब 1 बजे देखा तो सांस ही नहीं ले रहे थे। जाफराबाद में 42 मौतें हो गई, गाजीपुर में 45 मौतें हो गई, ललौली में करीब 100 मौतें हो गई, लेकिन सरकारी कोई सुविधा नहीं है। न वहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न कोई वहाँ पर और कोई सुविधाएं हैं, किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं। 6 विधायक बीजेपी के हैं और 2 राज्य मंत्री हैं, 1 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। किसी गांव में कोई टीम नहीं जा रही है। जो यहाँ पे सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, आप सुबह मॉर्निंग 6 बजे चले जाइए, आपको 20-25 डेड बॉडी परमानेंटली आपको जलती हुई मिलेंगी। 20 लोग जो है वो कोविड-19 20 लोग थे, वो पॉजिटिव पाए गए थे। 2 लोगों की डेथ हुई है और 2-3 लोग सीरियस भी हैं। कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई है, सिर्फ कागज़ों पे काम चल रहा है और अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। गांव का तो बहुत बुरा, 20-25 आदमी यहाँ पे मर गए और कोई देखभाल के लिए नहीं आया। बलरामपुर में 73 बेड थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं लिया। तो कह रहे हैं यहाँ कोई जगह नहीं है। वहाँ से हम सिविल गए, वहाँ भी नहीं, लोहिया गए, वहाँ भी नहीं मिला, और शेखर हॉस्पिटल गए, वहाँ भी नहीं मिला, कहीं भी जगह नहीं मिली। जिस गांव जाइए उस गांव 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दवाएं नहीं मिल रही, ये शिकायत आम है। और मुझे हैरानी है कि 2 महीने से लगातार ये सब दिखाने के बावजूद सो रहे लोग जग नहीं रहे हैं। ये हैरानी की बात है। मुझे लगता है कि वो सोने का नाटक कर रहे हैं, वो जगे हुए, उन्हें पता है शायद।